हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा इंडिकेटर्स एंड मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हम ये देखें कि जो धारणीय विकास होता है उसके कौन कौन से संकेतक या सूचक होते हैं और धारणीय विकास का जो है किस प्रकार से माप किया जा सकता है। सबसे पहले हम धारणीय विकास का अर्थ जानते हैं। धारणीय विकास जो होता है वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। यानी धारणीय विकास विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपना डेवलपमेंट इस प्रकार से करती है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास के अवसर उपलब्ध हो सके। और दूसरा, धारणीय विकास के अंदर जो है पर्यावरण को शामिल किया जाता है। यानी विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण की अवनति ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो जब हम धारणीय विकास के अंदर पर्यावरण को शामिल कर लेते हैं, हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को शामिल कर लेते हैं, तो उस समय विकास जो है वो धारणीय विकास बन जाता है। अब धारणीय विकास के संकेतक। धारणीय विकास आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक देश धारणीय विकास के लिए प्रयासरत है। अब किसी भी देश के बारे में अगर ये पता लगाना हो कि उसने धारणीय विकास को प्राप्त कर लिया है या नहीं किया है, तो ये हम कुछ संकेतकों के आधार पर लगा सकते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि धारणीय विकास जो है वो उसके संकेतक कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक हमें धारणीय विकास के संकेतक का पता नहीं होगा तब तक हम किसी भी देश के डेवलपमेंट के बारे में ये नहीं कह सकते कि उसने धारणीय विकास प्राप्त कर लिया या नहीं कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की या नहीं प्राप्त की, उसके लिए हमारा संकेतक है कि 60% या उससे अधिक मार्क्स आने चाहिए। तो जब तक हमारे पास में मार्क्स की लिमिट नहीं होगी, मार्क्स का कोई इंडिकेटर नहीं होगा, तब तक हम जो है फर्स्ट डिवीजन के बारे में पता नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से एक देश ने धारणीय विकास को प्राप्त किया या नहीं किया, इसके लिए पहले हमें जो है इसके इंडिकेटर के बारे में पता लगाना जरूरी है। धारणीय विकास का प्राप्त करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल कार्य इसके संकेतकों को निर्धारित करना भी है। इसके कारण ये है कि धारणीय विकास के जो संकेतक है वो आदर्शात्मक है, यानी उनकी जो प्रकृति है वो आदर्शात्मक है। आदर्शात्मक का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विचार से जो संकेतक है उनको अलग अलग मानता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहेगा कि आर्थिक समानता आएगी तो उसको हम धारणीय विकास मानेंगे। दूसरा ये कहेगा कि आर्थिक समानता को छोड़िए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को हम धारणीय विकास मानेंगे। तो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का धारणीय विकास को लेकर के अलग अलग दृष्टिकोण है, इसलिए इसके जो संकेतक है उनको निर्धारित करना काफी मुश्किल कार्य हो जाता है। इसके अलावा धारणीय विकास जो उसके अंदर हम पर्यावरण को भी शामिल करते हैं, उसके अंदर हम आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक तत्वों को भी शामिल करते हैं और उसके अंदर हम मानवीय तत्वों को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों तत्वों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो अपने आप में काफी जटिल हो जाता है। इसलिए इन तत्वों को जो है शामिल करने के बाद धारणीय विकास के जो संकेतक है उनको फाइंड आउट करना, उनको निर्धारित करना भी काफी मुश्किल कार्य हो जाता है। क्योंकि कई बार जो चीज़ पर्यावरण के लिए अच्छी होती है जरूरी नहीं कि वो मानवता के लिए अच्छी हो, मानवीय विकास के लिए अच्छी हो या आर्थिक विकास के लिए अच्छी हो। जैसे हम ये मानते हैं कि भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, ये मानव के लिए अच्छा है, लेकिन ये आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक हम आर्थिक विकास हासिल नहीं कर सकते, और अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रदूषण फैलेगा। तो इस प्रकार ये जो संकेतक होते हैं ये आपस में काफ़ी जो कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, इसलिए इनका निर्धारण करने में ये भी एक दिक्कत आती है। और किसी भी एक तत्व पर धारणीय विकास निर्भर करता, बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करता है, तो इनमें से किस किस तत्व को शामिल किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, इसको लेकर के भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, और उस मतभेद की वजह से कोई साझे संकेतक निर्धारित करना काफ़ी मुश्किल कार्य होता है। जैसे अगर हम प्रति व्यक्ति आय संकेतक लेते हैं तो कुछ व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति जो है वो कल्याण का आय जो वो कल्याण का सूचक हो सकती है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो कल्याण बढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण बढ़ने के साथ साथ आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। अगर आर्थिक असमानता वहाँ पर मौजूद है तो वहाँ गरीबी भी होगी, और अगर वहाँ गरीबी मौजूद है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बेरोजगारी भी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के उच्च स्तर पर पाई जा सकती है।
निर्धनता भी पाई जा सकती है, आर्थिक असमानता भी पाई जा सकती है। तो इन सब वजहों से हम केवल प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को जो है वो कल्याण का सूचक नहीं मान सकते। इसके लिए हमें कल्याण के कुछ अन्य सूचकों को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई भी जो सूचक है उस सूचक को लेकर के जो है विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। इसकी वजह से जो है इनके निर्धारण करने में काफ़ी कठिनाई आती है। धारणीय विकास के संकेतक। इन समस्याओं को देखने के बाद अनेक विद्वानों ने धारणीयता को मापने के लिए अनेक सिद्धांत और अनेक संकेतक जो है वो दिए हैं, अनेक मॉडल विकसित किए हैं। किंतु ये जो मॉडल है ये एक तो जटिल है, दूसरा इन मॉडलों में जो व्यवहारिकता की मात्रा है वो भी कम है। यानी इन मॉडलों को जो है वास्तविक जीवन में धारणीय विकास को मापने के लिए प्रयोग करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी अनेक विद्वानों ने जो है धारणीय विकास के कुछ संकेतक दिए हैं, जिनमें डेली है, कोब है, सेराफी है, होमबर्ग है। तो इन विद्वानों ने जो संकेतक दिए हैं उन संकेतकों को अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला समृद्धि दर। एक देश के धारणीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक जो होता है वो समृद्धि दर होता है, क्योंकि समृद्धि दर के ऊपर ही किसी भी देश में उत्पादन का स्तर निर्भर करता है। अगर किसी देश में आर्थिक समृद्धि दर अधिक है तो वहाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा उत्पादन जो है कल्याण का संकेत है, और कल्याण जो होता है वो धारणीय विकास का सूचक है। दूसरा, जब देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है तो आय का भी ऊंचा स्तर होता है। इसके अलावा आय बढ़ने के साथ साथ उत्पादन के उच्च स्तर से या समृद्धि के उच्च स्तर पर रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अब इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी का कल्याण होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से उनके कल्याण में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आर्थिक समृद्धि दर जो है वो धारणीय विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। दूसरा, जब आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से उत्पादन, आय तथा रोजगार में वृद्धि के कारण निर्धनता में भी कमी आती है, और निर्धनता में जो कमी है वो धारणीय विकास का सूचक है। इसके अलावा जो समृद्धि दर है वो निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। समृद्धि दर आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचे पर निर्भर करती है। समृद्धि दर जो है MEC पर निर्भर करती है। समृद्धि दर जो है वो संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करती है। समृद्धि दर जो है वो संसाधनों के उचित प्रयोग के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध है, निवेश का ऊंचा स्तर है, MEC की दर अधिक है, आधारिक संरचना अधिक है, संसाधनों की मात्रा जो है अच्छी है, संसाधनों का उचित नियोजन किया जा रहा है, तो ये जो है एक देश के लिए धारणीय विकास का संकेतक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समृद्धि दर जो है वो धारणीय विकास का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या का जो इष्टतम आकार है वो धारणीय विकास के लिए जरूरी होता है। जनसंख्या का इष्टतम आकार वो आकार होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसाधनों की मात्रा जो है उतनी उपलब्ध होती है जिससे वो एक सुखमय जीवन जी सके। तो इसलिए अगर हमें इष्टतम जनसंख्या के आकार को प्राप्त करना है तो इसके लिए जनसंख्या की वृद्धि दर को रोकना जरूरी है, उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी देश के अंदर जनसंख्या की मात्रा अधिक है तो वहाँ पर उस जनसंख्या की जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण करना पड़ेगा। वस्तुओं और सेवाओं का जब अधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाएगा तो इससे प्रदूषण में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा कंजप्शन में कंज्यूम कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है बचत भी कम होगी और निवेश के स्तर में भी कमी आएगी। और इसके साथ साथ लोगों का जो जीवन स्तर है उस जीवन स्तर में भी कमी आती है। इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक देश के अंदर जनसंख्या का नियंत्रण होना जरूरी है। और अगर किसी देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रित है, उसका इष्टतम आकार आ गया है, तो ये जो है धारणीय विकास का सूचक है। स्वच्छ जल की आपूर्ति। स्वच्छ जल की उपलब्धता भी धारणीय विकास का सूचक है, क्योंकि अगर पीने के लिए स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो इसके कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जो है अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर जाती है, उसका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है। स्वास्थ्य कमज़ोर होने से एक तरफ उसकी उत्पादकता में कमी आती है, दूसरी ओर उसके कल्याण में भी कमी आती है। तो अगर सारी जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध है तो उसको हम जो है धारणीय विकास का संकेतक मानेंगे।
इसके लिए ये जरूरी है कि जल संरक्षण के जो भी उपाय हैं उन सभी उपायों को अपनाया जाना चाहिए। अगर हम जल संरक्षण के उपायों को अपनाएंगे तो इससे हम न केवल वर्तमान पीढ़ी की स्वच्छ जल की आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में भावी पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति है वो उपलब्ध रहेगी। आगे शुद्ध वायु। शुद्ध वायु ये भी धारणीय विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो वायु होती है वो सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए जीवनदायिनी का कार्य करती है, क्योंकि स्वच्छ वायु है वो हमारे लिए सांस लेने में आवश्यक है। इसके अलावा स्वच्छ वायु जो होती है वो पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखने में मदद करती है। अब अगर स्वच्छ वायु को उपलब्ध करवाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि वायु प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। अब आज जैसे जैसे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही है, कृषि की गतिविधियां बढ़ रही है, विनिर्माण की गतिविधियां बढ़ रही है, उसकी वजह से लगातार वायु प्रदूषित होती जा रही है। और आज अगर देखा जाए तो बहुत से जो ऐसे देश है जहाँ पर वायु जो सांस लेने लायक नहीं है, और भारत भी उनमें से एक है। भारत के भी बड़े बड़े शहरों में अगर हम देखें, जैसे दिल्ली है या अन्य बम्बई है या अन्य शहर है, वहाँ पर वायु जो है वो काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है। इसकी वजह से अनेक प्रकार की जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सांस की बीमारी है या अन्य विकार जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसके कारण जो है मानवता के कल्याण में कमी आती है। और अगर मानवता का कल्याण करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। अब प्रदूषण को रोकने का एक तरीका होता है प्रोडक्शन को कम करना, जो कि कल्याण में भी कमी करेगा। दूसरा तरीका होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़ता रहे और वायु प्रदूषण है वो भी ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ के अंदर जो वो ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए जो कम से कम वायु प्रदूषण करती हो। और अगर ये वायु प्रदूषण हम नियंत्रित करने में कामयाब हो जाते हैं, सभी के लिए शुद्ध वायु जो है उपलब्ध होती है, तो ये धारणीय विकास का एक संकेतक माना जाएगा। मानवीय संसाधन विकास। जब तक मानवीय संसाधन का विकास नहीं होगा तब तक धारणीय विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब मानवीय संसाधन के विकास के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सभी मनुष्यों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होना चाहिए, सभी के लिए उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना चाहिए, सभी के रहने के लिए मकान की सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा मनोरंजन आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर किसी समाज के अंदर ये सारी चीज़ें उपलब्ध है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ का जो मानव है उसका जो है विकास अच्छी प्रकार से हो रहा है। और जब मानवीय संसाधन का विकास अच्छे से होता है तो उससे मानव के कल्याण में वृद्धि होती है, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और देश के अंदर जो है वो सुख समृद्धि आती है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो इस प्रकार से मानवीय संसाधन विकास है ये भी जो है धारणीय विकास का एक सूचक है। ऊर्जा। विकास के लिए ऊर्जा जो एक आधारभूत तत्व है, बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं है। अब धारणीय विकास पर जो है ऊर्जा की मांग और पूर्ति की स्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा गहनता जो है धारणीय विकास पर ऊर्जा गहनता पर धारणीय विकास निर्भर करता है। यानी किसी भी देश के अंदर धारणीय विकास है या नहीं, इसके लिए हमें जो ऊर्जा गहनता को जानना जरूरी है। अब ऊर्जा गहनता जो होती क्या है, वो ऊर्जा की मात्रा बटा जीएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो ये जो ऊर्जा गहनता ये ऊर्जा की मात्रा और शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुपात है। धारणीय विकास और ऊर्जा की गहनता का जो अनुपात है इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। ये ऊर्जा गहनता अनुपात जितना कम होगा धारणीयता उतनी ही अधिक मानी जाएगी, और अगर ये ऊर्जा गहनता अनुपात अधिक है तो ये माना जाएगा कि धारणीयता उतनी ही कम है। दूसरा, धारणीयता के लिए या धारणीय विकास के लिए आवश्यक है कि एक देश की जो ऊर्जा की सारी जरूरतें वो पूरी होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो ज़्यादातर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं बनते या उनको बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो अगर एक देश अपनी ऊर्जा की ज़्यादातर ज़रूरतें अनवीकरणीय संसाधनों से पूरी करता है तो उससे उनकी मात्रा कम होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा के स्रोत कम बचेंगे।
तो इसलिए ये जरूरी है कि ज़्यादातर ऊर्जा की ज़रूरतें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो कभी समाप्त न होने वाले स्रोत होते हैं। इसके अलावा जिस ऊर्जा का प्रयोग उत्पादन में किया जा रहा है उस वो ऊर्जा जो है वो प्रदूषण रहित होनी चाहिए, यानी ग्रीन एनर्जी का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम ये कहेंगे कि धारणीयता है, यानी ऊर्जा गहनता अनुपात कम है, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग ऊर्जा के किया जा रहा है और ऊर्जा जो है वो प्रदूषण रहित है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये धारणीय विकास का संकेतक है। आगे धारणीय विकास का माप। धारणीय विकास का माप बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी देश के अंदर धारणीय विकास का माप नहीं किया जाएगा तो उस देश को ये पता नहीं चलेगा कि उसने किस हद तक धारणीय विकास प्राप्त कर लिया है और कितने और उसको प्रयास करने हैं ताकि धारणीय विकास को प्राप्त किया जा सके। तो धारणीय विकास को मापने के लिए दो इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, एक तो हरित राष्ट्रीय आय और दूसरा शुद्ध बचत का। तो ये दोनों जो इंडिकेटर है क्या है इसके बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं। हरित राष्ट्रीय आय, हरित राष्ट्रीय आय जो है वो क्या होती है? हरित राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस प्राकृतिक संसाधनों में कमी माइनस पर्यावरण अवनति। अब देखिए शुद्ध जो हरित राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय आय में जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया गया तो उसके कारण राष्ट्रीय आय का उत्पादन हुआ। अब उस राष्ट्रीय आय का उत्पादन करने के लिए कितने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया, तो ये जो है प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा में होने वाली कमी को राष्ट्रीय आय में एडजस्ट करता है। और दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो है पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक देश के अंदर राष्ट्रीय आय 100 करोड़ रुपए है। अब 100 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आय का उत्पादन करने के लिए एक देश के अंदर जो है 40 करोड़ रुपए के प्राकृतिक संसाधन यूज कर लिए गए, यानी प्राकृतिक संसाधनों में 40 करोड़ की कमी हो गई और 10 करोड़ के बराबर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। तो कुल जो है जो हरित राष्ट्रीय आय होगी वो 100 करोड़ में से हम 40 करोड़ रुपए प्राकृतिक साधनों में होने वाली कमी को निकाल देंगे और 10 करोड़ रुपए इसमें हम जो है पर्यावरण अवनति को निकाल देंगे। तो इस प्रकार हरित राष्ट्रीय आय जो है मात्र 50 करोड़ ही होगी। तो किसी भी देश के अंदर हरित राष्ट्रीय आय का स्तर जितना अधिक होगा उस देश के अंदर धारणीयता की मात्रा या धारणीय विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। दूसरा विशुद्ध बचतें। विशुद्ध बचतें जो होती है वो क्या होती है? देखिए बचत की दर, यानी किसी भी देश के अंदर सेविंग की रेट क्या है, उसमें से उस सेविंग को प्राप्त करने के लिए या उस बचत की दर को प्राप्त करने के लिए मानव के द्वारा बनाई गई पूंजी में गिरावट की दर क्या है, माइनस प्राकृतिक पूंजी जो है उसमें गिरावट की मात्रा क्या है। तो अगर हम बचत की दर में से मानवीय पूंजी में होने वाली गिरावट और प्राकृतिक पूंजी की गिरावट को निकाल देते हैं तो उसके बाद में जो बचत बचती है उसको हम जो विशुद्ध बचत कहते हैं। तो विशुद्ध बचत जो होती है वो मानवीय पूंजी और प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर होने वाली गिरावट को एडजस्ट करती है। तो किसी भी देश के अंदर विशुद्ध बचत की मात्रा जितनी अधिक होगी उस देश का धारणीय विकास उतना ही ऊंचा माना जाएगा, और अगर किसी देश के अंदर विशुद्ध बचतों की दर कम है तो उस देश के अंदर धारणीय विकास को भी कम स्तर पर माना जाएगा। तो इस प्रकार अपने सामने जो है ये दो संकेतक होते हैं, दो माप होते हैं, एक तो हरित राष्ट्रीय आय और दूसरा विशुद्ध बचतें, जिनके द्वारा हम धारणीय विकास का माप कर सकते हैं। और इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।